Welcome students. Today I am going to start the first chapter of 10th biology. The first chapter named as life processes. I am S.K. Dubey. Before we start this chapter, I request you all to subscribe the channel so that you will get the notification of the upcoming videos. Let's start the chapter. लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए डिफिनीशन देख लीजिए कि लाइफ प्रोसेस क्या है। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग organisms the basic functions performed by living organisms to maintain their life on earth are called as life processes. तो डिफिनीशन, लाइफ प्रोसेस की डिफिनीशन क्या है? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी वे बेसिक फंक्शन यानी आधारभूत कार्य जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव के द्वारा, किसी जीव के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ताकि वह अर्थ पर जीवित रह सके। वो किसके अंतर्गत आते हैं? लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। यानी किसी भी जीवधारी के द्वारा पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए, अर्थ पर सरवाइव करने के लिए जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब वो बेसिक फंक्शंस जो सभी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। तो बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं लाइफ प्रोसेस में? सबसे पहला है वो होता है न्यूट्रिशन। यानी जीवित रहने के लिए एनर्जी आवश्यक है और वो एनर्जी कैसे प्राप्त होगी? भोजन से प्राप्त होगी। और भोजन कैसे प्राप्त होगा? न्यूट्रिशन, जो कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन। कौन सी है? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में आप जानते हैं कि अगर व्यक्ति सांस लेगा नहीं तो वो जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, क्योंकि सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उस ऑक्सीजन का उपयोग जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने में किया जाता है और उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी शरीर में एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है और उसी का उपयोग हम करते हैं। ठीक है। तो इफ ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड by the process of respiration then we cannot get the energy or in the absence of energy our body will die। ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हो गए। इसके बाद तीसरी प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ये शरीर के भीतर भिन्न भिन्न जो पदार्थ होते हैं वो कहीं एक जगह नहीं रहते हैं। वो शरीर के भीतर विभिन्न स्थानों पर क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। अब ट्रेवल कैसे करेंगे? बस गाड़ी और मोटरसाइकिल तो शरीर में है नहीं कि उसके द्वारा वो ट्रेवल करेंगे। तो ट्रेवल कैसे करते हैं? वी हैव ए कनेक्टिव टिश्यू विच इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नोन एज ब्लड। तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड द वेरियस मटेरियल्स दे
they get transported from one part of the body to the another part of body। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ब्लड के द्वारा विभिन्न पदार्थ क्या होते हैं, वो शरीर में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके बाद आता है, ये 3 प्रोसेस हो गई। चौथी प्रोसेस आप देख लीजिए, लाइफ प्रोसेस में कौन आती है, एक्सक्रीशन। शरीर के भीतर ढेर सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। इन आवर बॉडी वेरियस बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर यूजलेस फॉर आवर बॉडी, so they must be excreted out। तो the process of excreting the waste product outside from the body is known as excretion। तो excretion क्या है कि शरीर में जो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो शरीर के लिए यूजलेस हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है, वो एक्सक्रीशन हो जाती है, ठीक है। अगर वो पदार्थ शरीर में रहेंगे तो वो हमको बीमार कर देंगे और हम जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। फिर अगली प्रोसेस, 5वीं प्रोसेस देख लेते हैं। एक्सक्रीशन के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लियर ना। अभी देखिए हमने लिखा, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने देखा कि हम लिख रहे हैं। अब लिखने के लिए हमारा हाथ क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, ठीक है, और काम इस तरीके से कर रहा है कि जो हम चाहते हैं वही लिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे मस्तिष्क और हमारे हाथ के बीच क्या है, एक कम्युनिकेशन हो रहा है, और वो एक साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन है, ताकि हम जो है जो चाहते हैं वही हम कर पाए, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो शरीर के द्वारा में बनाया गया है। उसके लिए एक डिफरेंट सिस्टम होता है, उस पूरे सिस्टम को हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि शरीर के भीतर जो क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक सिस्टम होता है जो इन क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो चाहे वो बाह्य क्रियाएं हम जो करते हैं वो हो, चाहे शरीर के भीतर होने वाली क्रियाएं हो, जैसे हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ये सभी प्रोसेस भी कंट्रोल की जाती हैं। उसके लिए हमारे शरीर में एक वेल डेवलप्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, और अगर ये सिस्टम ना हो तो हम किसी भी कार्य को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगली प्रोसेस होती है लाइफ प्रोसेस, वो है ग्रोथ एंड मूवमेंट। ग्रोथ एंड मूवमेंट। अब आपको पता है कि जितने भी जीवधारी हैं वो जब जन्म लेते हैं तो जन्म से मृत्यु तक का उनका समय क्या कहलाता है, वो लाइफ स्पैन कहलाता है। उस लाइफ स्पैन में वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन जैसे 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 वो बड़ा होता चला जाता है, साल दर साल बीतते हैं, उसकी हाइट क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। उसका बॉडी वेट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब प्लांट और एनिमल्स में जो होती हैं वो ग्रोथ अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे प्लांट्स में क्या होता है, लाइफ टाइम तक प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं। जब तक प्लांट जीवित रहेंगे तब तक उनमें ग्रोथ होती रहती है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ गेट्स स्टॉप्ड। एक कुछ समय के बाद क्या होता है कि ग्रोथ नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है, शारीरिक वृद्धि नहीं होती है। जैसे मनुष्यों में देख लीजिए, लगभग 20-22 ईयर्स में क्या होता है कि ग्रोथ, बॉडी की हाइट बढ़ना कम हो जाती है। हाँ, मास गेन करते हैं आप, बॉडी वेट बढ़ता है, लेकिन हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो एनिमल्स में ग्रोथ क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, जबकि प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ लाइफ टाइम के लिए होती रहती है। इसके बाद मूवमेंट, ठीक है। जितने भी जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं।
अब ये मूव जो होता है वो लोकोमोशन भी हो सकता है। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या मूवमेंट हो सकता है आप डिफरेंट ऑर्गन्स आर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो अब ये मूवमेंट एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में भी होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं लेकिन लोकोमोशन नहीं होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनकी शाखाएं टहनियाँ ये क्या होती हैं, ये मूव करती हैं। ठीक है, अब वो कौन सी मूव होता है, वो फोटोट्रॉपिज्म हो सकता है, ग्रेविट्रॉपिज्म हो सकता है, या कीमोट्रॉपिज्म हो सकता है, वो किसी भी प्रकार की ग्रोथ हो सकती है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, मूवमेंट और ग्रोथ दोनों होती है। जैसे हम यहाँ पर खड़े होकर के अगर अपने हैंड्स को मूव करा रहे हैं तो ये क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। लेकिन अभी हम 2 कदम हट जाएं तो ये क्या हो गया, लोकोमोशन हो गया। तो ग्रोथ और लोकोमोशन ये भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद 7th जो मेजर लाइफ प्रोसेस है वो लाइफ प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन है। क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना। तो ये सभी जीवों में क्षमता होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में ये नेचर ने क्षमता दिया हुआ है कि वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग, अपनी जैसी संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और वही प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहती है। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज नेसेसरी फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन हिज स्पीसीज ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जीवधारियों में रिप्रोडक्शन होना आवश्यक है। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो वो स्पीसीज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस डिफिनीशन आप जान गए, और कौन कौन सी मेजर लाइफ प्रोसेस है वो आपने जान लिया। ठीक है, अब इसको हम मिटा करके आगे चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस कौन सी है उसको हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हमने आपको क्या बताया कि न्यूट्रिशन है। क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब ये आप जान लीजिए कि जितने भी जीवधारी हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। जितने भी जीवधारी हैं वो पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। आपको पता है गाड़ी है, बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, बिना डीजल के नहीं चलेगी। वैसे ही हमारा शरीर है, ये शरीर भी क्या है कि बिना भोजन के नहीं चलेगा। ठीक है, और उसी भोजन के द्वारा हमारे शरीर का जो बॉडी वेट होता है और जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती हैं वो भी उसी भोजन में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। वियर एंड टीयर प्रोसेस जो होती है, जो हम मास गेन करते हैं, वो सभी चीज़ें क्या हैं, उसी हम भोजन से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, अब इसको डिफाइन कैसे करें। ठीक है, तो न्यूट्रिशन डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस। डिफिनीशन जान लीजिए न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ intake of food and its utilization। न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, यानी इनटेक ऑफ फूड, भोजन को शरीर के भीतर लेना, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, इनटेक ऑफ फूड कहलाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं कि भोजन को शरीर के भीतर लेते हैं और उसके बाद उस भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के
पदार्थों के द्वारा उसका उपयोग करते हैं ताकि हमारी जो और प्रोसेस हैं वो चलती रहे। ठीक है, तो भोजन का अंतर्ग्रहण और उस भोजन का यूटिलाइजेशन, उपभोग, ये क्या कहलाता है? ये न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि जो न्यूट्रिशन वर्ड है, ये न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से आया? ठीक है, तो न्यूट्रिशन वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से आया है? न्यूट्रिशन वर्ड कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक पदार्थ और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। ठीक है, तो अब न्यूट्रिएंट को कैसे हम डिफाइन करें? ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करें? तो अब इसको आप सिंपल में समझ लीजिए कि दोज सब्सटेंसेज which an organism obtains from its surroundings and uses it for biosynthesis of body mass and energy। तो न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से आया? न्यूट्रिएंट्स से। और न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन कैसे किया गया कि न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंसेज विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड यूजेज इट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी मास एंड एनर्जी। ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट वे पदार्थ होते हैं जिसको एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग, अपने आसपास से प्राप्त करता है और उसका उपयोग शरीर की बॉडी मास को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए करता है और साथ ही साथ उनसे एनर्जी प्राप्त करता है। वो सभी पदार्थ किसके अंतर्गत आएंगे? न्यूट्रिएंट्स में। तो अब मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। मेजर न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट आता है। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट में गेहूं है, गेहूं का आटा हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, ये सभी किस में आ गए? कार्बोहाइड्रेट में आ गए। इनसे क्या होता है? एनर्जी प्राप्त होती है। शरीर को क्या प्राप्त होता है? एनर्जी प्राप्त होती है। उसके बाद होता है प्रोटीन्स, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, प्रोटीन्स कहाँ से प्राप्त होती हैं? प्रोटीन्स मैक्सिमम जो जितनी पल्सेज होती हैं, ठीक है, या मीट वगैरह होते हैं, अंडा होता है, एग्स होते हैं, उन सब में क्या होता है? प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है। तो ये हमारे लिए दूसरा मेजर रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे भोजन में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा न्यूट्रिएंट होता है फैट। फैट मीन्स ऑयल या घी, जो भी हम यूज करते हैं। इसके बाद चौथा मेजर न्यूट्रिएंट आपका कौन सा होता है? वो होते हैं विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स का मतलब होता है वाइटल एमीन्स। वाइटल एमीन्स, these are the amines which are required by the body for proper functioning. In absence of these amines means these vitamins, vitamin deficiency diseases are formed in the body. ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है विटामिन के बाद मिनरल्स आते हैं। ठीक है, मिनरल्स ये ऐसे सब एलिमेंट्स होते हैं जो शरीर के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसमें जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है, आयरन हो गया विच इज मेजर पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है,
ये सभी पदार्थ जो होते हैं वो मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं और इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा जो होती है वो शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो अब ये मिनरल्स भी हमको न्यूट्रिएंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी मेजर क्या हो गए आपके ऐसे सब्सटेंसेज हो गए जिनको हम अपने सराउंडिंग से प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग अपने बॉडी मास, ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी गेन करने के लिए करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब इसके बाद आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पर। ठीक है, चलिए देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार के जीवधारी किस प्रकार से भोजन या न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मोड्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, वेरियस ऑर्गेनिज्म्स आर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप होता है जिनको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जितने भी जीवधारी हैं उन सभी जीवधारियों में जितने भी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड बाय 2 ways, आइदर बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बाय द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 ही प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं, या तो ऑटोट्रॉफिक मोड से या तो हेटेरोट्रॉफिक मोड से। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी 2 मोड्स होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस, और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। इसमें जो पहला मोड होता है वह होता है सैप्रोट्रॉफिक, दूसरा होता है पैरासिटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक। ठीक है, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आप देख लीजिए कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं विभिन्न जीवधारी। तो 2 प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं, या तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या तो वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं तो वो होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, एक फोटोसिंथेसिस होता है और दूसरा कीमोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ठीक है, तो ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। अब इनके बारे में हम जो है वो डिटेल्ड स्टडी अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिटेल्ड स्टडी, ये जितने भी हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताए हैं इनके बारे में पूरी डिटेल्ड स्टडी हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। थैंक यू।